वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज मैं स्टार्ट करूंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जेनेटिक कोड के बारे में एंड उसमें बताऊंगी कोडॉन्स वगैरह के बारे में, जो भी इसके फीचर्स है वो सब बताऊंगी, ठीक। और इसके अलावा मैं बताऊंगी प्रोटीन सिंथेसिस में जो ट्रांसलेशन होता है, यानी कि mRNA से प्रोटीन में कन्वर्जन जो होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग जेनेटिक कोड की, कि जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड की बात करूंगी तो फिर से मैं वही स्टेटमेंट रिपीट करूंगी, क्योंकि किसी के थ्रू दिया गया है, साइंटिस्ट की बात करेंगे सबसे पहले तो स्टेटमेंट मैं वही रिपीट करूंगी, कि चाहे आप अभी नोट कर ले, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर के लास्ट में लिखूंगी तब नोट कर ले, दैट्स अप टू यू, ठीक। तो जेनेटिक कोड दिया गया है जॉर्ज गैमो के बारे के थ्रू, ठीक। अब इन्होंने क्या बताया था, जो हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथिनिन्स, प्रोलिन्स, एस्पेटिक एसिड, एस्पेराजिन, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो भी होते हैं, वो इस तरह से कोड करेंगे कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर में बने, यानी कि अमीनो एसिड्स जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं वो इस तरह से कोड करेंगे कि 3 के पेयर में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स को पर एक अमीनो एसिड आएगा, ठीक। इस तरह से कोड करेंगे कि 3 न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर जो कोडॉन होगा उस पर एक अमीनो एसिड आके बैठेगा, ठीक। अब हम लोग इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, और जेनेटिक कोड। तो फीचर्स की बात करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ मेन चीज बता देती हूँ कि स्टार्ट कोडॉन क्या होता है एंड टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन क्या होता है। टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, ठीक। स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, यानी कि जब इस तरह का होता है AUG, एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वेनिन, जब ये कंबाइन होता है इस तरह का, ये कोड करता है मेथियोनिन्स को, मेथियोनिन को कोड करेगा, और यही होता है स्टार्ट कोडॉन। 1 वर्ड में पूछा जा सकता है एंड ऑफ कोर्स पूछा जाएगा भी, तो इसलिए ये चीज याद कर लो, ये होता है स्टार्ट कोडॉन। स्टॉप कोडॉन होते हैं हमारे UAA, UGA एंड UAG, ये हमारे होते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कहते हैं, या हम लोग को नॉन सेंस कोडॉन भी कह सकते हैं, नॉन सेंस कोडॉन कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें से किसी भी अमीनो एसिड को ये 3 कोड नहीं करते हैं, ये 3 किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए नॉन कोडिंग कोडॉन्स कह सकते हैं, नॉन सेंस कोडॉन कह सकते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, सारे इसको कह सकते हैं, ठीक। 1 वर्ड में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए ये चीज। अब मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी और फीचर्स थोड़ा क्लियरली बताऊंगी, बिकॉज फीचर्स पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। सबसे पहले फीचर की हम लोग बात करते हैं, ये हमेशा ट्रिपलेट में होता है, ऑलवेज फॉर्म्स ट्रिपलेट, ऑलवेज फॉर्म्स ट्रिपलेट, ठीक। पता है AUG, GUA, मतलब जो भी हैं सब ट्रिपलेट में ही होंगे, और 61 कोडॉन्स जो होते हैं हमारे वो कोड करते हैं अमीनो एसिड को, लेकिन जो 3 कोडॉन्स अभी अभी मैंने बताए वो डज नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, ठीक। 3 कोडॉन्स अभी मैंने बताया ना, AUGA एंड UAG, वो नहीं कोड करते। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा हमेशा। 1 कोडॉन कोड्स फॉर
ओनली जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को अनएम्बिग्यूअस एंड स्पेसिफिक नेचर होता है जेनेटिक कोड का। यानी कि अनएम्बिग्यूअस मतलब ही यही होता है कि कोई एक चीज एक ही चीज को कंट्रोल करे, तो एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये स्पेसिफिक नेचर है इसका और अनएम्बिग्यूअस नेचर भी है। अब हम लोग सेकंड की बात हो गई, यहाँ पे थर्ड बात करते हैं कि डीजेनरेट होते हैं ये। देखो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि जेनेटिक कोड अनएम्बिग्यूअस क्यों है, स्पेसिफिक क्यों है, तो आपको बस ये इतना एक लाइन का लिखना है। ठीक, डीजेनरेट क्यों है? क्योंकि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन्स को कोड कर सकता है। कैन कोड फॉर करता है, कर सकता नहीं है, करता है। एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड्स फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड। ठीक, अब चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं होता है, कोई भी हमारे पूरे जेनेटिक कोड में नो पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क का मतलब समझते हैं ना, नो पंचुएशन मार्क यानी कि कोई भी कॉमा या सेमी कोलन फुल स्टॉप कुछ भी नहीं होता है। ठीक, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये यूनिवर्सल होता है यानी कि यूनिवर्सल क्यों होता है? देखो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स की बात करी जाए, चाहे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई और बैक्टीरिया की बात करी जाए, बैक्टीरिया से लेकर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग्स तक, चाहे किसी की भी बात करी जाए, जेनेटिक कोड हमेशा उसके फीचर्स यही रहते हैं और जो कोडॉन जिस अमीनो एसिड को कोड करता है वो उसी को ही कोड करेगा, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। सिक्स्थ पॉइंट जो कि लास्ट है, जो AUG होता है उसके दो फंक्शन होते हैं। AUG के दो फंक्शन होते हैं। पहला तो कोड्स फॉर मेथियोनिन है, मेथियोनिन को कोड करता है। दूसरा ये स्टार्ट कोडॉन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि AUG के दो फंक्शन क्या होते हैं। डिस्क्राइब द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ AUG, ड्यूअल फंक्शन ऑफ AUG। तो एक स्टार्ट कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन एंड दूसरा मेथियोनिन। तो यहाँ तक हम लोग ने फीचर्स देखे। अब जेनेटिक कोड का डायग्राम मतलब जेनेटिक कोड की जो टेबल होती है वो देखते हैं। बहुत इजी टेबल होती है, लेकिन अगर समझ में नहीं आई तो वही टेबल आप बहुत हौच पौच लगेगी। एंड उसको याद करने की मैं जल्दी से एक ट्रिक भी बता देती हूँ। जितना पूछा जा सकता है केवल एग्जाम में उतना ही मैं बताऊंगी। तो इसमें UCAG, लेकिन यहाँ पे UCAG अलग अलग होंगे, मतलब हर एक डब्बे में पूरा UCAG होगा। UCAG। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि किस तरह से करना। तो सबसे पहले इसको करा जाएगा, लिखा जाएगा, फिर इसको लिखा जाएगा, देन थर्ड नंबर पे इसको लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। हर किसी में 4 आएंगे। देखो, इसका U पहले, फिर सेकेंड नंबर पे इसका U, फिर थर्ड नंबर पे इसका U। सेकेंड के लिए इसका U, फिर इसका U, फिर इसका C। थर्ड के लिए इसका U, इसका U, इसका A, फिर इसका U, इसका U, फिर इसका G। ठीक, मैं केवल 2 ब्लॉक्स करूंगी, बाकी के ब्लॉक्स आप खुद करिएगा प्रैक्टिस के लिए। अब सेकंड के नंबर पे बात करते हैं, इस ब्लॉक की बात करते हैं। सबसे पहले ये आएगा CUU, CU, फिर इधर CUA, CUG।
ठीक, बस आपको एक तरह से ये सीख लेना है कि कैसे बनेगा। और क्योंकि इसके और जितने स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, AUG स्टार्ट कोडॉन है, मेथियोनिन्स को कोड कर रहा है, तो वो सारे स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन पता होने चाहिए। बाकी इतने सारे ये जो है किस किस अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ये कभी नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए डोंट वरी, बस आपको पैटर्न थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, ये लिखते कैसे, जेनेटिक कोड कैसे बनाते हैं, तो वो मैंने बता दिया है। अब बस यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ नया जेनेटिक कोड के बाद। अब मैं जल्दी से बता देती हूँ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कितने तरह के म्यूटेशन होते हैं जो कि जेनेटिक कोड है उसमें जो बेसेस लगे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं, उनके ऑल्टरेशन की वजह से, यानी कि कोई एडिशन हो रहा है, कोई हट रहा है, डिलीट हो रहा है, इन सब की वजह से जो म्यूटेशन कॉज होता है, एरर्स होती हैं, वो सारी मैं बता देती हूँ। ठीक, तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब तो पता ही होगा सबको कि जो भी एरर्स होती हैं कोड करते समय वो म्यूटेशन कहलाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन में आते हैं 3 म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है? जब किसी एक जब किसी एक बेस की जगह कोई और आकर के लग जाता है, या वो डिलीट हो जाता है, या कहीं कोई इंसर्ट हो जाता है, तो वो पॉइंट म्यूटेशन, मतलब कि एक बेस का ही डिफरेंस जो होता है वो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। जैसे कि ये 3 तरह के होता है, सबसे पहले बात करते हैं फिर उसमें बताएंगे। सबसे पहला है डिलीशन, सेकंड है इंसर्शन एंड थर्ड है सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब डिलीशन क्या होता है? जब कॉपी हो रहा है जेनेटिक कोड, जब उससे मैच करके नेक्स्ट उसमें कॉपी हो रहा है mRNA का सीक्वेंस, जब कॉपी हो रहा है, जैसे कि AUGC है, नेक्स्ट में कॉपी होते समय ये A कुछ इस तरह से हो गया, 1 मिनट, एडेनिन यूरेसिल में कन्वर्ट होएगा, यूरेसिल डिलीट हो गया। ठीक, G की जगह C आया, C की जगह G, ये डिलीट हो गया। तो ये एक पॉइंट का, बस एक का डिफरेंस हुआ ना नेक्स्ट में कॉपी होते समय, तो इसलिए ये पॉइंट में आएगा, तो ये डिलीशन कहलाएगा। अब यही इसकी जगह होता है AUGC में, A की जगह U की जगह A, और यहाँ पे आ करके C लग जाता, इस तरह से ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये हो गया इंसर्शन। ठीक, अब जब किसी की जगह कोई और लग जाएगा, जैसे यहाँ पे C लगना था, C आना था, इसकी जगह A आ गया। ठीक, इसकी जगह A आ गया, तो वो होगा सब्स्टिट्यूशन की किसी और बेस की जगह कोई और बेस आ गया, तो वो होगा सब्स्टिट्यूशन। आ गई बात समझ में? अब ये तो होगा पॉइंट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? सेकंड बात करते हैं हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। ठीक, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इस तरह से होता है कि या तो एक साथ 3 बेसेस डिलीट हो जाते हैं, या एक साथ 3 बेसेस आकर के ऐड हो जाते हैं। जो भी होता है 3 के मल्टीपल में होता है, जरूरी नहीं है 3 ही ऐड हो या डिलीट हो, 3 के मल्टीपल में होंगे कि 6 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए, इस तरह से डिलीट होंगे या ऐड होंगे या रिप्लेस होंगे, कि जो हमारा पूरा फ्रेम है, जो पूरा रीडिंग फ्रेम है, उसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं दिखेगा, कुछ भी ऑड नहीं दिखेगा उसमें, यानी कि 3 के मल्टीपल्स में ही जो कोडॉन्स होंगे या फिर जो बेसेस होंगे वो डिलीट होंगे। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे AUGCTT AUG 3 ये है। अगली जनरेशन में जाने से पहले जब ये ट्रांसफर हो रहे हैं, जब इनको कोड करने की बारी आ रही है, तब ये चीज हट गई, मानो AUG केवल ऐसे हो गया। ठीक,
तब ये डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी फ्रेम में कुछ अनइवन सा नहीं बचा, या फिर यहाँ पे कोई एक आकर के लग जाता, तो वो चीज़ कहलाती है फ्रेम शिफ्ट की। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ कि जब भी कोई चीज़ 3 या 3 के मल्टीपल में नाइट्रोजनस बेस हो, चाहे अमीनो एसिड्स हो, चाहे कुछ भी हो, जाता है, डिलीट होता है या इंसर्ट होता है, वो कहलाता है फ्रेम शिफ्ट। इसकी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। इंसर्शन और डिलीशन और इट्स मल्टीपल बेसिस और इंसर्शन और डिलीशन, यहाँ पे मैं सेमी कोलन लगाती हूँ, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरह से पढ़ना। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मल्टीपल कोडॉन में अगर ये हो रहा है कोडॉन, या फिर इंसर्शन या डिलीशन ऑफ मल्टीपल अमीनो एसिड्स, इस तरह सच दैट रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनऑल्टर्ड। ठीक, ये हो गई हमारी फ्रेम शिफ्ट की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमारा जेनेटिक कोड से रिलेटेड जितनी चीजें पूछी जा सकती हैं सब कुछ कवर हो गया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रांसलेशन, यानी कि mRNA से प्रोटीन मैन्युफैक्चर होना या बनना। ठीक, ट्रांसलेशन अब स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन तो हम लोग को पता चल गई, प्रोटीन बनना होता है। ठीक, लेकिन एक अलग डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन की बात करी जाए तो कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। अब हम लोग ये क्यों कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमें क्या पता कैसे आई, उसके लिए होता है पूरा प्रोसेस, वो मैं अब एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले फिर भी मैं थोड़ी चीजें बता देती हूँ कि ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो mRNA डिसाइड करता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सीक्वेंस मैंने कल बताया था ना अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज में, mRNA डिसाइड करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, mRNA डिसाइड करता है। ये भी बताया था मैंने कि अमीनो एसिड, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो ट्रांसलेशन के पहले आपको पता होने चाहिए, बिकॉज प्रोसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो अमीनो एसिड के बीच में हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसके लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर होती है। पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट फेज में जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद की बात करी जाए एटीपी के प्रेजेंस में, पहले प्रोसेस में फर्स्ट फेज की बात करते हैं, अमीनो एसिड जो होगा एक्टिवेट होगा किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा। ठीक, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड को क्या कहते हैं, अमीनो एसाइलेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह सकते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन। बेसिकली हम लोग ये कहेंगे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक, अब देखो जब इतनी चीज नोट डाउन हो गई, अब जो चार्ज्ड होंगे दो टीआरएनए जब पास में लाए जाएंगे, जब दो चार्ज्ड टीआरएनए पास में लाए जाएंगे तो उनमें जो अमीनो एसिड होगा वो फॉर्म कर लेगा पेप्टाइड बॉन्ड।
ठीक, बस इतनी सी चीज समझनी है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड एनर्जी जो होगी, चार्ज्ड एनर्जी होगी, तो वो और एनहांस करेगा पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, जो राइबोसोम्स होंगे वो यूज होंगे। राइबोसोम्स जो हैं इनमें दो चीजें होंगी, ये इसमें स्ट्रक्चरल आरएनए होगा एंड 80 प्रोटीन्स होंगे। ठीक, इतनी चीज आ गई समझ में। अब आगे जो है, इन एक्टिव स्टेट में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो सब यूनिट्स होती हैं। दो सब यूनिट्स कैसे होती हैं? एक लार्ज सब यूनिट होती है इस तरह से, एक लार्ज सब यूनिट होती है एंड एक स्मॉल सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट में 3 साइड्स होते हैं। आपकी बुक में केवल 2 साइड दिए हुए हैं, लेकिन होते हमेशा 3 साइड्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये इनएक्टिव स्टेट है। ठीक, इनएक्टिव स्टेट में साइड्स नहीं होंगे, ये इनएक्टिव स्टेट है। एक्टिव स्टेट होने के लिए क्या होगा, जैसे ये इसकी स्मॉल यूनिट है, ये mRNA को, इसको जैसे mRNA मिला, यहां से इसको mRNA मिला स्मॉल यूनिट को, ठीक, तुरंत प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इससे मैचिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बेसिस का। ठीक, अब एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होते ही क्या होगा, यहाँ पे 3 साइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक, 3 जो साइड्स है वो इतनी पास होनी चाहिए कि जो इनमें आकर के अटैच हो अमीनो एसिड्स, वो आपस में पॉलीपेप्टाइड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर सके। कैसे, वो मैं बताती हूँ। ये जो 3 है, सबसे पहले ये ए साइट होता है, ये पी साइट होता है और ये ई साइट होता है। तो एप याद कर लो, APE, एप। ठीक, आपकी बुक में 2 साइड गिवन है, बट यहाँ पे जो मैं समझा रही हूँ इसके बाद आपको बुक के पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले जो tRNA होता है, tRNA का काम समझो पहले। सबसे पहले तो जो tRNA होता है, ये अपने ऊपर अमीनो एसिड को रख कर लाता है। सिंपली समझो, अपने ऊपर अमीनो एसिड को रख कर लाता है। ठीक, अब रख के ये ला रहा है तो सबसे पहले बैठेगा पी साइड पे। ठीक, सबसे पहले tRNA आकर के बैठेगा पी साइड पे, ए साइड पे भी नहीं, ई साइड पे भी नहीं, पी साइड पे बैठेगा। यहाँ पे tRNA बैठ गया। ओके, इसके पास ऊपर है, क्या है इसके पास ऊपर? एक अमीनो एसिड है। कोई भी अमीनो एसिड हम लोग ले लेते हैं, मेथियोनिन ही ले लेते हैं, मेथियोनिन्स है, MET, मेथियोनिन्स। ठीक, पहला अमीनो एसिड आकर के यहाँ पे लग गया, tRNA जो लेकर के आया। दूसरा अमीनो एसिड आकर के लगा, दूसरा tRNA, फिर से एक tRNA, एक और अमीनो एसिड ले आया। ठीक, कौन सा अमीनो एसिड लाया? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टायरोसिन, ले लेते हैं, टायरोसिन लेकर के आया। यहाँ पे आकर के tRNA टायरोसिन को ले आया, यहाँ पे लग गया। ठीक, अब जो ये tRNA ये पी साइड पे लगा है, ये tRNA यहाँ पे जाएगा और मेथियोनिन जो होगा इस तरह से होगा, ये tRNA यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा tRNA, ये यहाँ पे आ जाएगा और जो मेथियोनिन है ये इसके साथ लग जाएगा। समझ आ रही बात? रुको मैं इरेज करके फिर से समझाती हूँ। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वीडियो पॉज करके देखते रहना, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो 3 साइड्स है हमारी, केवल साइड्स का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। APE 3 साइड्स हैं। सबसे पहले tRNA, यहाँ हमने अभी लिया था मेथियोनिन को लेकर के आया। ठीक, यहाँ पे tRNA एक और आकर के लग गया, वो टायरोसिन को लेकर के आया। अब यहाँ पे बैठे तो रहेंगे नहीं, फिर इसने इसको पुश किया, ये आगे इधर शिफ्ट हुआ। आगे इधर शिफ्ट हुआ तो
यहाँ पे tRNA, ये nRNA जो है इसने किया क्या, यहाँ से ये हटा, ये एक प्लेस इधर शिफ्ट हुआ। एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर ध्यान रखो, यहाँ पे फिर मेथियोनिन ये जो था यहाँ पे यहाँ आ गया। अब ये जो टायरोसिन था, ये टायरोसिन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ वाली स्टेज खाली हो गई, यहाँ वाली स्टेज पे फिर नया आएगा। लेकिन उससे पहले होगा कि ये जो इस tRNA का मेथियोनिन था वो जा करके यहाँ पे इससे पेप्टाइड बॉन्ड लगा के इससे जुड़ जाएगा। ठीक, ये पेप्टाइड बॉन्ड, एक मिनट मार्कर का कलर चेंज करती, ये पेप्टाइड बॉन्ड इधर यहाँ पे फॉर्म होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, इस जगह पे फॉर्म होगा पेप्टाइड बॉन्ड, लिख दे रही मैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ ये इसने अपना मेथियोनिन इसको दे दिया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये जगह खाली करके चला जाएगा। ठीक, अब मैं सेकंड स्टेप भी समझा देती हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। अब इसके पास मेथियोनिन और टायरोसिन दोनों हैं। ठीक, याद रखना मेथियोनिन एंड टायरोसिन दोनों है, मेथियोनिन एंड टायरोसिन दोनों हैं। अब ये जो नया आया यहाँ पे tRNA, उसके पास आर्जिनिन है, मान लो आर्जिनिन है। ठीक, अब ये जब इसको पुश करेगा तो ये tRNA इधर आ जाएगा, अपना टायरोसिन एंड मेथियोनिन उठा करके आर्जिनिन के ऊपर चिपका देगा। ठीक, कैसे समझ में आया ये मैं अब करके बताती हूँ। इसमें ये मेथियोनिन टायरोसिन मेथियोनिन था यहाँ, अब ये इधर आ गया tRNA, यहाँ पे इसने अपना ये वाला इधर आ गया tRNA, इधर मेथियोनिन, इसके पास तो आर्जिनिन था ना, यहाँ पे आर्जिनिन आएगा, फिर उसके बाद मेथियोनिन बनेगा, फिर उससे अटैच होगा जो इसके पास था टायरोसिन। ठीक, ऐसे इधर से आगे आते जाए, इधर से कैरी करके आता जाएगा और इधर वाला जो पी साइड पे बैठा होगा वो एक अपना जो इसके पास होते होंगे वो देता जाएगा। आई बात समझ में? जो ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में पूछें। अब इसका स्ट्रक्चर मैं जरा थोड़ा सा बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले APE, यहाँ पे मेथियोनिन था, यहाँ पे टायरोसिन। अगले स्टेप में ये tRNA है, tRNA। अगले स्टेप में यहाँ पे आ गया ये tRNA, यहाँ पे मेथियोनिन टायरोसिन। ठीक, यहाँ पे एक नया आ गया, फिर ये निकला, ये इधर से खाली हुआ, यहाँ पे एक नया आ गया जो कि आर्जिनिन लेके आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 3 साइड्स, फिर ये इधर आया, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ वाले के पास मेथियोनिन टायरोसिन आर्जिनिन तीनों होंगे, फिर यहाँ वाले के पास ग्लाइसिन मान लेते हैं। ठीक, तो ये इसको इधर देता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा क्या, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आकर के, लास्ट में स्टॉप कोडॉन आकर के लग जाएगा एंड प्रोसेस पूरा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक, इनिशिएशन के लिए आरएनए बाइंड होगा एमआरएनए से एंड स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट कोडॉन के साथ, एयूजी के साथ। एंड करने के लिए जो 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो आकर के लग जाएंगे, प्रोसेस वहीं हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक, एमआरएनए हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस जो होते हैं, एमआरएनए के पास कुछ और एडिशनल सीक्वेंसेस होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, कुछ भी ट्रांसलेशन नहीं होता, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता उनका, तो उन रीजन्स को कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यूटीआर कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो ये लिख सकते हैं यूटीआर
अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये यूटीआर्स जो होते हैं 5 प्राइम एंड से पहले भी होते हैं, 5 प्राइम एंड के 3 प्राइम एंड के बाद भी होते हैं। ठीक, तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक पूरा एंड हो गया। ट्रांसलेशन हो गया, जेनेटिक कोड्स हो गए एंड प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे वाइंड अप हो गया हमारा। अब इसके बाद जो छोटे मोटे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वो मैं कल स्टार्ट करूंगी। जो इसके बाद की लैक ओपेरॉन है वो सारा मैं कल स्टार्ट करूंगी। सो मेरी आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।